नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। और किसी ने खूब कहा है, कामयाबी एक सुबह की तरह होती है जो जागने पर ही मिलती है, किसी के मांगने पर नहीं मिलती। जी हाँ, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। और आज कार्यक्रम में हमारा जो पहला सेगमेंट रहता है वो है सरगम, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ रुचिका और मेरे साथ मेरी सहयोगी है उर्मिला। जहाँ शुरुआत विशेष अतिथि के तौर पर जो आज कलाकार कार्यक्रम में मौजूद है, यूं तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उनके परिचय को आपसे रूबरू करवाना चाहें तो वे ना सिर्फ गायक हैं बल्कि गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं। जी हाँ, आज कार्यक्रम में पंकज ठाकुर जी मौजूद है। पंकज ठाकुर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे इस संगीतमय सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपका ये जो संगीत का सफ़र है शुरू हुआ? संगीत के सफ़र की अगर मैं बात करूं तो मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक कोई इस क्षेत्र में नहीं है और मेरा खुद भी कोई ऐसा विशेष कोई ऐसा था नहीं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे लेखन का थोड़ा सा शौक था और काफ़ी बचपन से था और थोड़ा वक्त के साथ मुझे समझ में आने लगी चीज़ें कि ये भी एक विधा है और मैं इस चीज़ के साथ ब्लेस्ड हूँ। तो मैंने उन चीज़ों को लिखना शुरू किया और संरक्षित करना शुरू किया। तो फिर जब वो एक शायरी के रूप में चीज़ें निकल के आई तो फिर ऑब्वियस सी बात है, उसको मैंने शब्दों में के बाद संगीत में उसको ढालने की कोशिश की, तो वो धुनें बनने शुरू हो गई और बात बन गई। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ये चीज़ें गाई भी जा सकती है तो फिर धीरे धीरे फिर ये चीज़ें होने लगी। जी पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है। आपसे आपके जो सफ़र है उसकी शुरुआत, जहां हम समझ रहे हैं कि आपने लेखन से इसकी शुरुआत की, लेखनी का ज़रिया आपके पड़ाव को आयाम देता गया और लगभग 9 वर्ष की आयु में या 7 वर्ष की आयु में आपने लिखना शुरू किया था। और लेखन की शुरुआत के साथ साथ आपने ये भी समझा कि धुनें किस तरीके से बन सकती है, किस तरीके से इस पर कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले तो इतनी छोटी आयु में शुरुआत के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी, इसके साथ साथ आपके संगीत के सफ़र को जानना चाहेंगे। संगीत के सफ़र के साथ साथ शायरी से आपने शुरुआत की थी, लेखन से शुरुआत की थी। लेखन का जो माध्यम था वो आपको किस तरीके से सुकून देता था? लेखन के ज़रिए कैसे आप शांति का अनुभव करते थे, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। दरअसल लेखन मैंने सबसे आरंभ में, जीवन के आरंभ में जो मैंने लेखन ही शुरू किया था। और मज़े की बात यह है कि मेरी राइटिंग को पहचान एज अ राइटर पे बहुत बाद में एस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले तो मैं एज अ सिंगर और बाकी चीज़ें मैंने कर ली थी, लेकिन हाँ, लेखन से ही मेरी शुरुआत हुई थी। और जहाँ तक बात है तो लेखन के लिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और प्लस कि जब तो बचपन में थे तो फिर लगता था कि चलो नहीं, ये राइम कर दिया या मैंने एक अपने आप में एक नया गाना बना दिया। जो हमने ऑडियो कैसेट्स वगैरह का दौर था, हम गाने सुनते थे, तो मुझे लगता था कि मैंने भी कुछ इस तरह का कर दिया। हाँ, फिर जब उम्र बढ़ती गई और तजुर्बात ज़िंदगी के बढ़ते गए तो फिर जो लेखन है, जो शायरी है, उसमें वज़न पैदा होने लगा। क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है और फिर जितना जितना फिर साहित्यकार समाज को देखता जाता है, जितनी गहराई से वो समाज को देखता जाता है, उस हिसाब से उसके जीवन में फिर एक राइटिंग स्किल्स, ऑब्वियस सी बात, वो थोड़ा सा निखर के आ जाती है सामने। उर्मिला, आज हमारे मध्य पंकज ठाकुर जी हैं और इनकी मधुर आवाज़ भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे पंकज जी से, आग्रह करना चाहेंगे, क्यों ना कार्यक्रम की जो शुरुआत है आपकी मधुर स्वर लहरियों से हो। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। और सुबह का समय है तो, और दिन की शुरुआत है तो ईश्वर के एक भजन से कोशिश करते हैं, एक स्थायी यंत्र आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन,
हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये तब जाएगी तुम आओ, ये तब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। जी, बहुत उम्दा लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं और आज कार्यक्रम में पंकज ठाकुर जी मौजूद हैं। इनकी सुरीली आवाज़ से कार्यक्रम का आगाज़ हो गया है। हमारे दर्शक जहां मंत्रमुग्ध हो गए हैं तो वहीं इनके सफ़र को जानना चाहेंगे। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे संगीत में धुनें देना, जी हाँ, धुन पर कार्य आपने किया है और संगीत गीत में संगीत देना ये एक कठिन विधा मानी जाती है और हर कोई इसमें पारंगत नहीं होता, पर आपके गीतों में हम देखते हैं, पहाड़ी गीतों में देखते हैं, आपने इसमें भी बखूबी काम किया है। दर्शक आपके जो इस विधा को प्यार करते हैं, आपसे इस सफ़र को भी जानना चाहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आगे देखते हैं? देखिए, मैं एक डिस्ट्रिक्ट शिमला के एक खूबसूरत जगह पड़ती है हमारी बलसन, जो कि ठियोग और चौपाल की सरहदों में एक एरिया है, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उसके बाद जब मैं शिमला आया पढ़ाई के लिए, और लकीली हमारे पेरेंट्स पहले से ही, मेरे ग्रैंडफादर वो शिमला में ही सेटल थे, तो मैं बचपन से ही यहाँ था। और उन्हें ये वक्त के साथ उन्हें अवेयर थे इस चीज़ के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं उसके साथ कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है और उसको समय से हमें एडुकेशन देना है। और जब एक सही समय आया तो उन्होंने मुझे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, यहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है दिल्ली में, और वहीं से मेरी जो शिक्षा है वो प्रारंभ हुई। और मुझे किताबों का शौक़ था। आप ये समझिए कि जैसे ही मतलब मुझे हल्का सा भी जब अक्षर ज्ञान हो गया, जब मैं कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 2nd क्लास का बच्चा हूँ और ये 8th क्लास की बुक है। जो किताब मुझे जहाँ मिली मैंने उसको पढ़ा, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होती थी वो मैं बुक छोड़ता नहीं था। तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा शब्द जो ज्ञान है वो बढ़ गया और मैं लिखने लग गया। और जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत क्या है कि संगीत वैसे तो हर देश में या हर प्रदेश में उसको रागों में बांधा है, गुणीजनों ने उसको बहुत इजी फॉर्मेट में कर दिया है कि अगर आपको सैड गाना बनाना है तो इस राग में बनाए, कोई रोमांटिक गाना बनाना है तो मतलब थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो संगीत है वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। वो जो आदमी अंदर से फील करेगा, जो अंतर्मुखी इंसान होगा, वो फिर संगीत उसी हिसाब से उसका अरेंजमेंट स्वतः होने लग जाता है। इसको आमद हम कहें, ये शायरी या जो म्यूज़िक है ये इतना कोई ऐसे करने की चीज़ नहीं कि कोई इसको बड़ा रट्टा मार के कर लेगा। ये ऊपर वाले की दी हुई एक आमद है, जब आमद हो गई तो हो गई। जी पंकज जी, आप बहुप्रतिभाशाली हैं और मल्टी टैलेंटेड भी हैं, हम कह सकते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपकी शुरुआत शायरी से हुई और इस तरह से आप संगीत की ओर बढ़े, तो ज़रूर कुछ पंक्तियाँ आपकी शायरी के रूप में। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कभी एक शेर, मेरी नज़्म के कुछ शेर है वो मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। जी जी। अर्ज़ किया है कि एक शेर था बहुत ही खूबसूरत कि वक्त का पाबंद था मैं कुछ दिनों की बात है, वक्त का पाबंद था मैं कुछ दिनों की बात है, और हौसले का बुलंद था मैं कुछ दिनों की बात है। वक्त का पाबंद था मैं कुछ दिनों की बात है, और हौसले का बुलंद था मैं कुछ दिनों की बात है। मैं तेरी पसंद को गलत भी तो कैसे कह दूं, मैं भी तेरी पसंद था कुछ दिनों की बात है। बहुत खूब पंकज जी।
बहुत उम्दा पंकज जी, उम्दा व्यक्तित्व से आज डीडी हिमाचल के जो दर्शक हैं वो रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पंकज ठाकुर जी का कहना है कि उनके अभिभावकों का सहयोग उनकी तरक्की में भी है। जी हाँ, सहयोग इस मायने में भी कि लगभग 11 वर्ष की आयु तक खुद पंकज ठाकुर जी को आभास ही नहीं था कि ये किसी अन्य से भिन्न भी हैं। 11 वर्ष की आयु के उपरांत इन्होंने थोड़ा समझना शुरू किया, तो जहाँ अभिभावकों का सहयोग रहा और माहौल का सहयोग रहा और इतनी उम्दा पर्सनालिटी से आज दर्शक रूबरू हो रहे हैं। दिलों पर राज तो ये बहुत वर्षों से कर चुके हैं और लगातार इनके प्रयास ये जारी भी हैं। शायरी की जो इनके द्वारा लिखी जो शायरी है उसे भी आपने समझा। पंकज ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा ग्रहण आपने की लगभग कक्षा 9th में आप किसी दूसरे, जी हाँ, लुधियाना शहर चले गए थे। शिक्षा का वो जो सफ़र है वो भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर उस वक्त जो हमारा स्कूल था वो 8th क्लास तक ही यहाँ पर पढ़ाया जाता था और स्पेशली एबल्ड बच्चों को। तो उसके बाद मुझे लुधियाना भेज दिया गया। फिर +2 मेरा जो है वो लुधियाना से हुआ और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेरी चंडीगढ़ से हुई। जी जी पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके परिवार ने भी आपका पूर्ण सहयोग किया, क्योंकि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि आप अपने आप में दिव्य है और आपकी जो आवाज़ है वो भी बखूबी दिव्य है। तो पंकज जी, किस तरह से आपका परिवार ने आपका साथ दिया और कैसे आज आप अपने परिवार के साथ मिलकर जो है नई बुलंदियों को छू रहे हैं? मेरे ग्रैंडफादर बहुत अवेयर थे मुझे लेके और लकीली अभी भी है और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में। और उसके बाद हमें एक टीचर से हमारा राफ्ता हुआ जिनका नाम मिस कांता शर्मा, उन्होंने हमें बहुत जीवन में आगे बढ़ाया। और जब मैं पंजाब गया तो पंजाब में तो काफ़ी सारे धुरंधरों से हम मिले और उनसे सीखा भी। और हिमाचल में एक यहाँ पर संगीत के एक धुरंधर थे, उनका नाम है कंवर सिंह जी। और उनको भी मैं सोच रहा था जब ये आपका शो शुरू नहीं हुआ था कि वो दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी वो जुड़े हुए, मुझे लगा कि कोई कांटेक्ट अगर उनका अगर यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो मैं सोच ही रहा था। इवन जब दूरदर्शन में 2001 में मैंने पहला कार्यक्रम किया था तो उस वक्त मुझे कंवर सिंह जी ही यहाँ पर लेकर आए थे। जी 2001 में शुरू हुआ आपका सफ़र। डीडी हिमाचल के उमंग कार्यक्रम में भी ये जो विशेष व्यक्तित्व है, उम्दा व्यक्तित्व है, ये पहुंच चुके हैं और आज हमारा सौभाग्य नमस्ते हिमाचल में ये विशेष अतिथि के तौर पर शामिल है, जहां उमंग कार्यक्रम में ये हमारे उन दर्शकों, उन कलाकारों को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो पंकज, आपका जहां व्यक्तित्व उम्दा है, बेहतरीन है, सजग है और प्रेरित करने वाला है, तो डीडी हिमाचल का भी ये सौभाग्य है कि 2001 में आप उमंग कार्यक्रम में यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। अरे थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा मैं, उमंग कार्यक्रम के लिए तो मैं अभी आया था 2-3 साल पहले जी। और 2001 में एक इवेंट हुआ था यहाँ पे, जब कि शायद जो ये दूरदर्शन है इसका एक तो प्रसारण की शायद रेंज बढ़ी थी, अगर मेरी जानकारी सही है तो, और 5 से 7:30 का इसका प्रसारण शुरू हुआ था। 6 नवंबर को वो कार्यक्रम हुआ था 2001 में और उस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी और धूमल साहब की गवर्नमेंट थी। और मंडे 10 दिसंबर अपना 2001 को वो पहला जो कार्यक्रम है वो उस वक्त दूरदर्शन शिमला के नाम से चलता था चैनल, तो वो प्रसारित हुआ था और मुझे सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम का हिस्सा मैं भी था। वो पीटर ऑफ में वो कार्यक्रम हुआ था। जी 2001 से आप डीडी हिमाचल से जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य। बिल्कुल उर्मिला, और देखिए ना सर कहीं ना कहीं पहाड़ी जो कला है, पहाड़ी संस्कृति है, उसके संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहे हैं और ज़रूर अब सर से सुनना चाहेंगे उन्हीं की आवाज़ में एक पहाड़ी लोकगीत जो उन्होंने खुद ही गाया है। जी मैं कोशिश करता हूँ। अभी मेरा एक गीत तो बहुत मकबूल हो रहा है और लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं कि हर महीने उस पे 1 मिलियन व्यू ऑलमोस्ट बढ़ जाते हैं। तो मैं वो गाना पेश करता हूँ। बोलो खोरे दुपहरे तेरे अंगने बसदा लागा काउटा, ओ मेरी है मीरा मैडम में बसदा लागा काउटा, बोला मानू आवना तेरी राशिदा जिस दो लगना भावटा, मानू आवना तेरी राशिदा जिस दो लगना भावटा,
ओ मेरी है मीरा मैडम जिस दा लगना बावटा, ओ मेरी है मीरा मैडम जिस दा लगना बावटा। जी हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बहुत सारे चैनल्स पे, जी हाँ, जो पंकज ठाकुर जी हैं, इनके जो गीत हैं उन्हें देखा जा सकता है। जी और हाँ। उर्मिला जी, हम बिल्कुल इनके गीतों की झलकियां भी देखना चाहते हैं अब, और दिखाना चाहेंगे दर्शकों को भी। जी। बोलो घूमना फिरना जोन सारो दा रोना बसना पाउटा, ओ मेरी है मीरा मैडम रोना बसना पाउटा। बोला बेगी सुखा तेरे हाथोरा आड़ू रहा मपराउटा, बेगी सुखा तेरे हाथोरा आड़ू रहा मपराउटा, ओ मेरी है मीरा मैडम आड़ू रहा मपराउटा, ओ मेरी है मीरा मैडम आड़ू रहा मपराउटा। घरे तो घरे तेरे अपने बाशदा लागा काउटा, यकीनन पंकज जी की आवाज़ में एक खनक है, एक माधुर्य है। और उर्मिला जी, कहीं ना कहीं हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, पंकज जी ने पॉप की शुरुआत हिमाचली गीतों में कहीं ना कहीं इन्होंने ही की है। पंकज जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, थोड़ा सा हमने इस जो हमारा हिमाचली म्यूज़िक है जी, हमने एक तरफ कोशिश की कि इसको एज इट इज़ संरक्षित किया जाए, जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़े इत्यादि। जी, और दूसरी तरफ हमने ये भी प्रयास किया कि हम इसको थोड़ा सा तो रैप को हमने शुरू किया, नाटियों में रैप का जो चलन लाए वो हमने कोशिश की हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर, कि एक नई तरह का। और थोड़ा सा जो भी कुछ एक हो सकता था कि थोड़ा सा पॉप के उससे ट्रीट किया जाना गाने को, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ 2012-2013 में, तो धीरे धीरे लोग थोड़ा सा हिप हॉप ये चीज़ें लोगों ने सुननी शुरू कर दी थी। तो फिर उस तरफ मुझे भी लगा कि लोग बाहर के चीज़ें या मतलब पंजाबी रैप क्यों सुन रहे हैं जब हम उन्हें यहाँ पर अपना कोई फ्लेवर नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर हमने किया उसके बाद रैप वगैरह, और अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हिमाचल में बहुत सारे रैपर्स अब उभर के आ गए हैं, तो देख के अच्छा लगता है। जी, पंकज ठाकुर जी, बाहरी राज्यों से आपने शिक्षा ग्रहण की है, बावजूद इसके हिमाचल के संरक्षण और संवर्धन, पहाड़ी संस्कृति के लिए आपका योगदान बेहतरीन तरीके से सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे वो रुख हिमाचल के कल्चर की ओर कैसे रहा, क्योंकि आपसे जब हमने बातचीत की थी आपने कहा था कि आपका कोई ऐसा रुझान नहीं था कि आप संगीत के क्षेत्र में आएंगे, गीतकार बनेंगे या फिर गायन को अपने करियर के तौर पर देखेंगे, लेकिन ये होता गया। हाँ जी, असल में क्या था कि जब मैं पंजाब गया तो मुझे पंजाब जाके एक चीज़ का एहसास हुआ कि हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता है, ये बहुत ही अथाह चीज़ें हैं, और पता तो खैर आज भी कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि अभी तो सुनना ही पड़ेगा, अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे धुरंधर यहाँ मौजूद हैं। जी, और जो हमारे साथ के लोग थे वो भी स्ट्रगलर थे, और काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त थे जो आज जो अच्छे अच्छे वेल एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो फिर हम जागरण करते थे और गुरुद्वारों के कीर्तन करते थे, बाकी जिस तरह के भी इवेंट होते थे वो करते थे।
तो मंच हमें सब कुछ सिखाते गए और चीज़ें होती गई। और 2012 के आसपास मैं एक महीने की छुट्टियां बिताने के लिए शिमला आया था। और उस वक्त मैंने यहाँ की म्यूज़िक को सुना। और मुझे ये कोई गुरेज नहीं होगा कहते हुए कि कोई बहुत अच्छा दौर उस वक्त यहाँ पर नहीं चल रहा था। कुछ गिने चुने आर्टिस्ट थे और उन्हीं का डोमिनेंस था पूरी इंडस्ट्री पर। जी और मुझे फिर ऐसा लगा कि अब शायद मेरी ज़रूरत पंजाब से ज़्यादा अब यहाँ है। जी और मैंने एक ऑडियो बनाया, एक एल्बम किया जिसका नाम था लव स्टोरी। जी और वो जो एल्बम आया तो उसने मुझे ओवरनाइट स्टार बना दिया। जी और फिर मैं यहीं का होके रह गया। जी, जैसा कि सर उर्मिला जी सर ने कहा कि मंच से भी जुड़े रहे, जी, तो जी। कहीं ना कहीं कलाकार की जो पहली प्रस्तुति है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी वो पहली प्रस्तुति जिससे आपको ख्याति मिलना शुरू हुआ। जी हाँ, वो एक एल्बम था लव स्टोरी और उसमें एक जो गाना था जो काफ़ी मकबूल हुआ था वो मैं पेश करता हूँ आपके जी सामने। जी हो किए तू नए ताजिशना मिलिए कोई बसबासिए। हो किए तू नए ताजिशना मिलिए कोई बसबासिए। हाय मेरी भी एबे होई गई शादी, मेरी भी एबे होई गई शादी, तू भी दुई छेड़ू रे महा मिलिए कोई बसबासिए। किए तू नई ताजिशना मिलिए कोई बसबासिए। जी हाँ, इस गीत की प्रासंगिकता इतनी ही बरकरार है। जी हाँ, जितना अभी पंकज ठाकुर जी ने गुनगुनाया, ऐसा लग रहा है कि वाह, जी, बिल्कुल। अपनी कोई बात कह रहे हों और दिल से निकले ये अल्फाज। जब पंकज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जब 2012-13 में आए, उसके बाद जो वीडियो की जो पिक्चराइजेशन थी वो इतनी उम्दा थी कि दर्शक वो वीडियो को, जो एल्बम है, उसे बार बार देखना चाहते थे। इतनी क्लैरिटी और गीतों में जो शब्द रचना थी इतनी उम्दा। इसके साथ साथ जो संगीत आपने दिया था, लोग झूमने पर मजबूर हुए। आपका असर बरकरार है। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, भविष्य में भी और आप बेहतर कार्य करें। आपसे जानना चाहेंगे, किसी और भाषा में भी आप गायन करते हैं? जी हाँ, मैं पंजाबी में भी कर लेता हूँ, हरियाणवी में कर लेता हूँ। जी जी उर्मिला जी, तो क्यों ना सर से एक पंजाबी जो गीत है, सर जी। कह ही रहे हैं तो सुना जी जाए। जी, मैं कोशिश करता हूँ। देना हो कोठे ते का जांदा कोठे ते का जांदा हाय नी सज्जन मुका जांदे लग मौत दाना जांदा है नी सज्जन मुका जांदे लग मौत दाना जांदा। जी, बहुत उम्दा। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या हिंदी भाषा का कोई ऐसा गीत है जो आपकी पसंदीदा बना है और आप कभी ना कभी उसे गुनगुनाते हैं? हिंदी में तो बहुत सारे जी। ऐसे गीत हैं। जी। हिंदी तो जो है एक सागर है। जी। और बहुत सारे, अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदी में कोई अगर जी, गाना- गीत जी, गुनगुनाना चाहें तो? अच्छा अच्छा, हाँ जी। जी जरूर। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना
जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाओ अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत मधुर आवाज़ पंकज जी है आपकी। और जैसा कि आप इतना मधुर गा ही रहे हैं तो ज़रूर जानना चाहेंगे कितना रियाज आप करते हैं और इसके पीछे क्या कोई गुरु का हाथ है? कौन आपके गुरु हैं? इसके पीछे बहुत सारे गुरुओं का हाथ है जी और जैसे मैंने अभी नाम लिया था कंवर सिंह जी हैं जी और एक बहुत ही हिमाचल में बहुत मायनाज एक हस्ती हुए हैं लोकेंद्र कंवर जी, और आकाशवाणी और दूरदर्शन के ज़्यादातर लोग जो पुराने समय से यहाँ होंगे उनका नाम जानते होंगे। स्वर्गीय अब हो गए हैं, और स्वर्गीय लोकेंद्र कंवर जी, उनसे फिर सीखा। और पंजाब में तो फिर ऐसे ऐसे लोगों से सीखा कि अगर उनका नाम वैसे ही मैं अपने टैग में डाल दूं तो लाखों व्यूज उसी चीज के हो जाए। जी, तो जी। मैं उस चीज को कभी ऐसे नहीं रिवील करता, लेकिन ये समझे कि जो भी मतलब बड़े लोग हैं पंजाब में जी जी संगीत के क्षेत्र में, तो सबकी छत्र छाया में हमें बैठने का मौका मिला और सब ने ही कुछ ना कुछ उन्होंने जो छिट्टे वो पै गए, ऐसा कह सकते हैं कि उस वजह से हम थोड़ा सा जी कुछ बन गई बात। जी। उर्मिला जी क्यों ना हम एक और झलकी सर के गीतों की देखें। और ये जुबानी है संभाले उतर रखा, बिना पूछे दिलों बांधे तूने पाया ढका। और ये जुबानी है संभाले उतर रखा, बिना पूछे दिलों बांधे तूने पाया ढका। तांदो मिली नजरा होश ना खबरा, तांदो मिली नजरा होश ना खबरा। सुध बुध कोई मेरी हिल गए शोरिए, किए पाया तूने मेरा दिल 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 गए शोरिए। मिले नहीं सकते नदी किनारे, तेरे बुला दिल रात करना मारे। मिले नहीं सकते नदी किनारे, तेरे बुला दिल रात करना मारे। तेरे दिल लशटे दश मिला दिन रे, तेरे दिल लशटे दश मिला दिन रे। ठंडा पानी पी कर छिले ओ शोरुआ, हमें नहीं भाड़ा तेरा दिल 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 ओ शोरुआ। पंकज जी, गीता भारद्वाज के साथ आपने ये गीत गाया है, आपसे अनुभव जानना चाहेंगे किस तरह के ये अनुभव रहे? इस गीत के बारे में बहुत अच्छा रहा। गीता जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जी और नो डाउट कि वो बहुत अच्छा गाती हैं, जी। बहुत ही अच्छा गाती हैं। तो वैसे ही एक प्लान था कि मैंने कहा गीता जी मेरे पास एक गाना है और मैं इसको करना चाहता हूँ। और साल के आरंभ में ही 2023 की शुरुआत ही हो रही थी, जी तो मैं कहा हम अपने दर्शकों को एक अच्छा गाना जो है वो साल के शुरू में ही देते हैं। तो उन्होंने डब किया और उसके बाद हमने इस गाने को चितकुल में किन्नौर में शूट किया और दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा, लोगों ने इस गाने को प्यार भी बहुत दिया। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपको बहुत तराशा, बहुत प्यार दिया और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इस स्टारडम को कैसे देखते हैं और किस तरह आप जो है लोगों के इस प्यार को और बरकरार रखेंगे? इस पे मैं एक ही बात कहता हूँ और राजेश खन्ना जी का मुझे एक शेर याद आता है कि दौलतें शोहरतें हमेशा नहीं रहती, आज जहाँ मैं हूँ कल वहाँ कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। जी, तो बहुत ये स्टेबल नहीं है, जी गुमनामी के अंधेरे से निकल के आए हैं जी और एक दिन शायद वहीं चले जाएंगे। जी तो इसलिए नहीं, ये है कि अभी जो किरदार मिला हुआ है जी तो उसमें हम कुछ इतना अच्छा कर सके कि जी। अगर हमारे ना रहने के बाद 10 लोग भी इंस्पायर होते हैं, 10 जी। लोगों को भी लगता है कि भाई जी। नहीं कुछ काम उसने किया था, तो वो सफल है।
जी, ये हंसमुख चेहरा, जी हाँ, ये हंसमुख चेहरा ऐसा दर्शा रहा है कि सफलता के जो आयाम आपने हासिल किए हैं वे न केवल बेहतरीन प्रयासों से आए हैं, लेकिन इसमें सहयोग सभी का रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे पंकज ठाकुर जी आपसे कि कितनी चुनौतियां आपके समक्ष पेश आई। हंसता हुआ चेहरा ज़रूर ये दर्शा रहा है कि चुनौतियों को आपने अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया है, लेकिन हम दर्शकों की आवाज़ बनना चाहते हैं, वो चीज़ भी जानना चाहते हैं जहाँ पे आपने चुनौतियों का सामना किया, कैसी वो डगर रही, कैसी वो राह रही। चुनौतियां तो कदम कदम पे थी और सबके ही जीवन में होती हैं। जी किसी के थोड़ी कम होती है, किसी के ज्यादा होती है। जी और ये सारी बात जो है वो माइंड सेट पे डिपेंड करती है, आप जी। किस तरह से खुद को कैरी करते हैं। जी तो चुनौतियां रही, और लेकिन वहाँ पर जो मेरा एक लेखक का जो नज़रिया था वो हमेशा काम आया। मैंने हर बुरे दौर को या हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक कहानी के उस हिस्से की तरह देखा कि जो इसके बाद इसका अच्छा क्लाइमैक्स मैंने कैसे लिखना है। जी तो चुनौतियां आई, लेकिन टच वुड वो चीज़ें होती गई। जी जी। आपका ओजस व्यक्तित्व सभी को न केवल मंत्रमुग्ध कर रहा है बल्कि प्रेरित भी कर रहा है। जी हाँ, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार है, तेजस्व का जो स्वरूप है वो है, और सभी को वो प्रेरित कर रहा है। क्यों रुचिका? बिल्कुल उर्मिला, और जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से सर के बारे में बताया, तो सर ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे आगामी वर्षों में आपका संगीत का जो सफ़र है किस तरह रहने वाला है, किस तरह आप नए नए जो अपने गीत हैं वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो म्यूज़िक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा ही रहा है और अच्छा ही रहने वाला है। अभी हाल ही में कल ही मेरा एक इवेंट है ठियोग में, और वहाँ मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ, और उसके बाद अभी इसी महीने में ऑलमोस्ट 10-12 शोज़ हमारे हैं जो बैक टू बैक हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हमने करने हैं। और इसके अलावा अभी हम लाहौल स्पीति, काज़ा और मनाली, एक अभी 4 गानों का मेरा ट्रैक अभी मैंने शूट करके आया हूँ जो भी रिलीजिंग पे है, और टी सीरीज़ का वो प्रोजेक्ट है, टी सीरीज़ के साथ मैंने किया है। और इसके अलावा अभी ऑलमोस्ट 17 से 18 गाने ऐसे हैं जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो कि इस साल के अंत में और अगले साल के शुरू होते होते आ जाएंगे। मतलब मेरा ये है कि 2024 में जो है थोड़ा सा और काम करने का और बदलेगा, लोगों को एक डिफरेंट तरह के गाने पंकज ठाकुर के सुनने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं डिवोशनल की तरफ जो है मैंने रुख थोड़ा सा कर लिया है, और भक्ति संगीत मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अपने जीवन का कुछ वर्ष इस तरफ भी दूं और कुछ योगदान दूं। तो मतलब ये है कि अभी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, और 2024 के आसपास ही वो एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे। लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, और जिस तादाद में मैं नाटियाँ या अदर लैंग्वेजेस में काम कर रहा हूँ, तो डिवोशनल में भी उसी तरह से काफ़ी कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा। पंकज ठाकुर जी, जी। आपकी आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए एक गीत। हो कई सुने आजकल बंद के कमरे, नए नए ठाकुरों रे गाने हो, नए नए ठाकुरों रे गाने गे शोरिए, नए तिस डिम्पलों रे गाने। कई सुने आजकल बंद के कमरे, नए नए ठाकुरों रे गाने हो, नए नए ठाकुरों रे गाने गे शोरिए, नए तिस डिम्पलों रे गाने हो। कई सुने आजकल बंद के कमरे, नए नए ठाकुरों रे गाने हो, नए नए ठाकुरों रे गाने गे शोरिए, नए तिस डिम्पलों रे गाने हो।
आपके द्वारा गाए इस गीत में झूमने का मन कर रहा है। हमारे दर्शक, हम तो झूम नहीं पा रहे, लेकिन हमारे दर्शक ज़रूर वहाँ झूम रहे होंगे। इसके साथ साथ पंकज ठाकुर जी, बहुत सारी बातें हैं, समय सीमा बहुत कम है। आज ये दूरदर्शन हिमाचल के साथ जुड़े, इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार दूरदर्शन हिमाचल का। सौभाग्य कि आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी तरीके से उम्दा कार्य आप करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन जहां हम अभी विदा ले रहे हैं, सफ़र जहां जारी रहेगा इनके गीतों की झलकियों के जरिए भी।